हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट और यूरोप के मिथ में एक ऐसी भयानक फीमेल डीमन है जिसे कई एम्यूलेट्स, पेंटिंग और कहानियों में फर्स्ट सेंचुरी एडी में दिखाया गया है। कई भाषाओं और धर्मों में इसे अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन इसकी केवल एक भयानक विशेषता है जो है बच्चों को लेने वाली, यानी द टेकर ऑफ द चिल्ड्रन। और हमारी आज की मूवी इसी पे है, जो कि है द ऑफरिंग। द ऑफरिंग 2022 में आई अमेरिकन हॉरर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.2 है। दोस्तों, ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है योसेल, जिसे हम राख से एक घेरा बनाते हुए देखते हैं। योसेल बुक से कुछ पढ़ने वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि उसी कमरे के एक अंधेरे कोने से कोई उसकी बुक खींच लेता है। योसेल घेरा बनाना पूरा करने ही वाला था, तभी सामने से उसे एक औरत आती हुई दिखाई देती है जो उससे कहती है कि वो उसे तकलीफ पहुंचा रहा है। अब योसेल प्रेयर्स पढ़ता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बुक के अक्षर बिगड़ जाते हैं। तभी हम वहाँ एक छोटी लड़की को आता देखते हैं जो योसेल को रोकती है और योसेल से पूछती है कि क्या वो अपनी वाइफ को दोबारा नहीं देखना चाहता। योसेल जानता है कि ये सब असली नहीं है, लेकिन वो लड़की कहती है कि योसेल जानता है कि अगर उसने उसे फीड नहीं कराया तो क्या होगा, और वो उसकी वाइफ की जान के बदले एक और लाइफ मांगती है। लेकिन योसेल ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद योसेल उस घेरे से बाहर चला आता है और वो डीमन योसेल के अंदर समा जाती है, जिसके बाद योसेल चाकू से अपने सीने पे वार कर लेता है। हम देखते हैं कि योसेल के गले में एक पेंडेंट था, जिसे योसेल जब पकड़ता है तो उसका हाथ जलना शुरू हो जाता है और योसेल वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। जिसके बाद हम योसेल की लाश को एकदम नॉर्मल हालत में देखते हैं और अब उस पत्थर के अंदर वो डीमन कैद हो चुकी थी। दोस्तों, योसेल अपनी मरी हुई वाइफ को वापस जिंदा करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने एक डीमन को बुला लिया था और वो कई समय से उसे फीड कर रहा था। अपनी वाइफ को जिंदा रखने के लिए योसेल उस डीमन को एक लाइफ दिया करता था। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो कि हैं आर्थर और क्लेयर। आर्थर क्लेयर को अपने पिता के पास लेके आया था, क्योंकि आर्थर के पिता ने इन दोनों की शादी को अप्रूव नहीं किया था, क्योंकि क्लेयर ज्यूइश कम्युनिटी की नहीं थी। लेकिन आर्थर अपने पिता के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है और इसीलिए वो क्लेयर को यहाँ लेके आया है। जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ गम का माहौल था, क्योंकि एक लड़की गायब हो गई थी जिसका नाम था सारा। और यहाँ पे हम आर्थर के पिता सॉल को देखते हैं। वो अपने बेटे को देख के खुश थे और वो क्लेयर का भी खुले दिल से स्वागत करते हैं। रात में ये फैमिली बैठ के खाना खा रही होती है जब आर्थर को एक कॉल आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि आर्थर बैंक से लोन लेना चाहता है, लेकिन आर्थर को तब तक लोन नहीं मिलेगा जब तक वो अपने पिता की प्रॉपर्टी पे उन पे साइन नहीं करवा लेता। दोस्तों, आर्थर दरअसल एक रियल एस्टेट एजेंट था, लेकिन उसने पिछले 2 साल से कोई भी बिजनेस नहीं किया था। लेकिन ये बात आर्थर की पत्नी और उसका पिता नहीं जानता है। तभी क्लेयर सॉल से सारा के बारे में पूछती है, जिसपे हमें ये पता लगता है कि सारा एकदम से गायब हो गई और इन लोग ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी। अब सॉल के पास एक फोन आता है कि वहाँ एक डेड बॉडी आई है, क्योंकि सॉल डेड बॉडी को साफ किया करते थे। यहाँ हम सॉल के एक दोस्त हेमिश को देखते हैं जो कि डेड बॉडी लेके आया था। हेमिश सॉल की फैमिली जैसा ही है। यहाँ हम देखते हैं कि हेमिश और आर्थर की नहीं बनती। दोस्तों, जिस डेड बॉडी को हेमिश लेकर आया था वो और किसी की नहीं, योसेल की ही थी, जो कि एक स्कॉलर था। यहाँ हेमिश बताता है कि योसेल की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। यहाँ हेमिश और सॉल बात करने के लिए बाहर जाते हैं और डेड बॉडी को आर्थर के हवाले छोड़ जाते हैं। आर्थर देखता है कि योसेल की बॉडी में एक चाकू घुसा हुआ था, जिसे आर्थर निकाल के सिंक में डाल देता है। और जब आर्थर योसेल के कपड़े हटाता है, आर्थर को योसेल के गले में वही पेंडेंट दिखता है जिसमें योसेल ने उस डीमन को कैद किया था। और आर्थर उस पेंडेंट को काट के निकाल देता है और तभी अचानक योसेल अपनी आँख खोल देता है और डर के मारे आर्थर के हाथ से वो पेंडेंट टूट के गिर जाता है, जिसके बाद वहाँ लाइट चली जाती है। आर्थर अपने पिता और हेमिश को वापस आता देखता है और उस पेंडेंट को ड्रेन में गिरा देता है, ताकि उसके पिता को पता न चले कि आर्थर ने कुछ गड़बड़ी कर दी है। जब सॉल वापस आते हैं तो उन्हें वो चाकू सिंक में मिलता है, जिस पे हिब्रू भाषा में कुछ लिखा हुआ था। सॉल समझ जाते हैं कि ये केस कुछ और है और इसीलिए वो आर्थर को रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं।
अब वो पेंडेंट टूट चुका था और वो डीमन आजाद हो गई थी। और जैसे ही आर्थर वापस क्लेयर के पास आता है और तभी से आर्थर को उस डीमन की अजीब सी विस्पर सुनाई देने लगती हैं, जो कि इतनी तेज हो जाती हैं कि आर्थर उन्हें सहन नहीं कर पाता। लेकिन कुछ देर बाद वो आवाजें रुक जाती हैं, जिसके बाद आर्थर सोने चला जाता है। रात में क्लेयर को आवाज सुनाई देती है और उसकी नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो वॉशरूम जाती है और तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है और क्लेयर वॉशरूम की लाइट बंद करके चली जाती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो वहाँ कोई नहीं होता और तभी कोई वॉशरूम की लाइट खोल देता है, जिसके बाद क्लेयर को योसेल अपनी तरफ दौड़ता हुआ दिखाई देता है, जो उसके बच्चे को उसके पेट से बाहर निकाल रहा था। ये सपना देख के क्लेयर डर के मारे उठ जाती है और उसे पता चलता है कि वो सब ये सपने में देख रही थी। लेकिन वहीं के शीशे में हम बेडशीट पे खून का धब्बा देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्लेयर के बच्चे की जिंदगी खतरे में है। तो क्या ये सब उस एम्यूलेट के टूटने की वजह से हो रहा था, या आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जब सॉल उस चाकू पे लिखे हुए हिब्रू शब्द को लिख लेता है, जिसके बाद वो हायम को कॉल करता है, जो इन सब के बारे में नॉलेज रखता है, और वो बताता है कि उस चाकू पे गॉड का हिडन नेम लिखा हुआ है, जिसे उल्टा उस चाकू पे उकेरा गया है, जिससे डीमंस को समन किया जाता है और उन्हें एक बॉडी में सील कर दिया जाता है। अब वो सॉल से पूछता है कि क्या उसे उस डेड बॉडी पे कोई एम्यूलेट मिला था जिसमें एक होली लेटर कैद हो, लेकिन सॉल उस एम्यूलेट के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसीलिए वो कहता है कि उसे ऐसा कोई पेंडेंट नहीं मिला। हाइम बताता है कि लॉकेट के बिना एक शरीर का कोई मतलब नहीं है और उस डीमन को सील नहीं किया गया था और इसीलिए उस बॉडी में डीमन का रहने का कोई चांस नहीं है। वो ये भी बताता है कि वो डीमन तब पावरलेस हो जाती है जब उसे बॉडी में कैद कर दिया जाता है और वो सिर्फ उस बॉडी के आसपास के दिमाग से खेलती है और जब तक शरीर को जलाया नहीं जाता तब तक ज्यादा खतरा नहीं हो सकता है। जिसके बाद सॉल उससे उस बॉडी को दफनाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों को सारा की डेड बॉडी मिल गई थी, जिसका चेहरा नीला पड़ गया था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो एक डिमोनिक केस है। इधर हम देखते हैं कि सॉल योसेल की बॉडी को बरी करने के लिए पेपर पे लिख देता है और वो शब्द मिटर जाते हैं। इधर क्लेयर खाने की फोटो खींच रही होती है जब उसे सामने की ड्रेस से एक हाथ निकलता हुआ दिखता है और कुछ वक्त बाद उसे एक बच्चे के पैर दिखते हैं। हम वापस डिमोनिक विस्पर सुनते हैं और सारा इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी और जब वो उसे ध्यान से सुनती है तो वो आवाज एकदम से तेज हो जाती है, जिसकी वजह से सारा के हाथ से कैमरा गिर के टूट जाता है। इधर आर्थर का फोन बज रहा था और उसे हेमिश उठाता है और वो कॉल बैंक से था और यहाँ हेमिश को सारा सच पता चल जाता है कि आखिर क्यों आर्थर वापस अपने पिता के पास आया है। और हेमिश सीधे आके सारी बात सॉल को बताता है और कहता है कि उसका बेटा उसका फायदा उठा रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर वो सॉल को दिखाता है, जिसे देखने के बाद सॉल एकदम टूट जाता है। आर्थर वहाँ से जाना चाहता था लेकिन क्लेयर उससे सारा सच पूछती है, जिसपे आर्थर कहता है कि उसने पिछले 2 साल में कोई भी बिजनेस नहीं किया, इसीलिए वो बैंक से लोन ले रहा है जिसके लिए उसे अपने पिता की प्रॉपर्टी की जरूरत होगी। ये बात सुन के क्लेयर को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपनी जॉब आर्थर के कहने से छोड़ दी थी और आर्थर उससे पिछले 2 सालों से झूठ बोल रहा है। जिसके बाद आर्थर माफी मांगता है और क्लेयर उसे कहती है कि वो यहीं रहे और अपने पिता से सॉरी कहे। जिसके बाद आर्थर हिम्मत करके अपने पिता से सॉरी कहने जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसका पिता बिल्कुल टूट चुका है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने पिता से बात कर सके। सॉल को लगता है कि उसके रूम की तरफ कोई आया है, लेकिन जब वो पलट के देखता है तो आर्थर वहाँ से जा चुका था। तभी हम देखते हैं कि लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं और वहाँ का दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगता है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब हम उस डीमन का असली रूप देखते हैं और वो अंदर आके सॉल को जान से मार देती है और उसकी सोल ले लेती है। अगले दिन आर्थर को अपने पिता की ये दुखद न्यूज मिलती है और ये देख के आर्थर बिल्कुल टूट जाता है। उसे अफसोस था कि उसने पिछली रात अपने पिता से बात क्यों नहीं की, क्योंकि अब आर्थर को दूसरा मौका नहीं मिलेगा कि वो अपने पिता को ये बता सके कि वो उनके लिए क्या मायने रखते हैं। और दोस्तों यहाँ में ये पता लगता है कि सॉल भी हार्ट अटैक से मरा था और इसके लिए हेमिश आर्थर को ब्लेम करता है और जाते वक्त उसको वही डॉक्यूमेंट्स पकड़ाता है। और हम देखते हैं कि सॉल ने उन पेपर्स पे साइन कर दिया था क्योंकि वो अपने बेटे की लाइफ बचाना चाहते थे। जिसके बाद हम फ्यूनरल का सीन देखते हैं और क्लेयर को यहाँ पे सारा दिखाई पड़ती है जो उससे मदद मांगती है। हम देखते हैं कि सॉल के मरने के बाद वहाँ के शीशों को ढक दिया गया था
और सारा एक शीशे के पीछे जाके छुप जाती है। और जब क्लेयर शीशे पर से कपड़ा हटा के देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन जब क्लेयर पलटती है तो वहाँ की दुनिया रुक जाती है और उसे सारा वहीं खड़ी हुई दिखती है, लेकिन शीशे में उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद सारा उसे हॉन्ट करती है। हम देखते हैं कि आर्थर ने कुर्सी पे खरोंच के एक निशान बना दिया था, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो धीरे धीरे पॉसेस्ड होने लगा है। और जब डरी हुई क्लेयर उसके पास आती है तो आर्थर कुछ भी नहीं बोलता। उसे देख के लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो। हमें पता लगता है कि आर्थर को भी वो आवाजें सुनाई देने लगी थी और कभी कभी उसका कनेक्शन इस दुनिया से टूट जाता था और वो किसी दूसरी दुनिया में चला जाता था और सिर्फ वही करता था जो डीमन उससे करवाती थी। हम देखते हैं कि वो बीच रात उठ के फर्श को खरोंच के एक सिजिल बना रहा था। अब आर्थर को लगने लगा था कि वो पागल हो रहा है। और अब सॉल के जाने के बाद आर्थर उनके चेम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उसने कुछ लोगों को बुलाया था ताकि वो लोग योसेल की बॉडी को बरी कर सकें, लेकिन उन लोगों को पुलिस रिपोर्ट चाहिए थी और वो कहते हैं कि आर्थर को हेमिश को बुलाना चाहिए। लेकिन आर्थर हेमिश से बात नहीं करता था। वो लोग आर्थर से कहते हैं कि या तो वो योसेल की बॉडी उसके रिलेटिव्स को दे दें या फिर वो पुलिस की क्लियरेंस रिपोर्ट लेके आए। जिसके बाद हम आर्थर को योसेल के घर जाता हुआ देखते हैं ताकि वो इसके किसी फैमिली मेंबर से कांटेक्ट कर सके। और हम देखते हैं कि योसेल के घर में काफी सारे निशान थे और वहाँ कई बुक्स रखी थी। यहाँ आर्थर को एक ऑडियो टेप मिलता है जिसमें योसेल ने उस डीमन को शेप शिफ्टर बताया था जो कि लोगों के माइंड से खेलती है। और योसेल भी इस एंशिएंट प्रीडेटर के जाल में फंस गया था। और यहाँ था एक ट्विस्ट जब आर्थर देखता है कि जमीन पे बना सिगिल ठीक वैसा ही है जैसा उसने अपने सपने में खुद को बनाते हुए देखा था। और उस वुडन फ्लोर के नीचे योसेल ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग कैसेट छुपा के रखा था जो कि था द मिरेकल ऑफ सारा। आर्थर जब उसे प्ले करके देखता है जिसमें वो गर्व से कहता है कि उसने आर्क एंजल ऑफ लाइफ को बुलाया है और अब वो रिचुअल परफॉर्म करेगा जिससे आर्क एंजल की मदद से वो अपनी वाइफ को हेवन से वापस ले आएगा। और उस वीडियो में हम सारा को योसेल के साथ देखते हैं। योसेल ही सारा को उसके घर लेकर आया था उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। उसे विश्वास था कि आर्क एंजल उस रूम में है और सारा की प्रेयर से वो अपनी वाइफ आइडा को वापस हेवन से ले आएगा। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट जब हमें पता चलता है कि योसेल ने किसी आर्क एंजल को नहीं बल्कि आबिजू को समन कर लिया था जो सारा की लाइफ को एज अ ऑफरिंग ले लेती है। इधर हम चेम्बर में देखते हैं कि क्लेयर के पास योसेल की वाइफ आइडा आती है जो अपने पति की बॉडी देखने के लिए कहती है। क्लेयर आर्थर को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फोन का कनेक्शन स्टेबल नहीं था और क्लेयर के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो आइडा को उसके हस्बैंड की बॉडी दिखाने के लिए ले जाती है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब क्लेयर योसेल का फेस देखती है तो वो शॉक रह जाती है क्योंकि ये वही आदमी था जिसे सपने में क्लेयर ने देखा था। और यहाँ आइडा क्लेयर से उसके सपने के बारे में बात करती है और हम देखते हैं कि क्लेयर को तेज दर्द शुरू हो जाता है। और यहाँ आइडा बताती है कि क्लेयर इन्फेक्टेड हो गई है जब उसने वो सपना देखा था और जल्दी उसका बच्चा दूसरे बच्चों को ज्वाइन करेगा, यानी उन बच्चों की आत्मा जो मदद मांग रही है। आइडा कहती है कि इस श्राप को सिर्फ क्लेयर ही रोक सकती है और क्लेयर से वो पेंडेंट जलाने के लिए कहती है। दोस्तों, दरअसल वो डीमन यानी कि आबिजू एडा के रूप में उस पेंडेंट को जलाने आई थी ताकि वो पूरी तरह से आजाद हो सके, क्योंकि दरअसल दोस्तों पेंडेंट तो टूट गया था लेकिन उससे आबिजू सिर्फ आधी ही आजाद हुई थी और अभी वो इतनी पावरफुल नहीं थी। लेकिन योसेल की बॉडी के जलने के बाद वो पावरफुल हो जाएगी और पूरी तरह आजाद हो जाएगी। हम देखते हैं कि जैसे ही क्लेयर उस पेंडेंट को जलाती है योसेल की बॉडी में आग लग जाती है और अब आबिजू पूरी तरह आजाद हो चुकी थी और अपनी सभी काली शक्तियों को उजागर करने के लिए तैयार थी। क्लेयर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन आबिजू उसका पीछा करती है। क्लेयर आर्थर को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन वो डीमन उसका फोन उस सिगिल के अंदर ले आती है। अब क्लेयर आइडा से छुपने की कोशिश करती है लेकिन आइडा उसे ढूंढ लेती है और जब आर्थर अपने घर वापस आता है तो उसे वहाँ सारा मिलती है जो कि क्लेयर के साथ थी। और जब आर्थर क्लेयर को अपने साथ बाहर ले जाता है तो वो वापस घर के एंट्रेंस पे पहुंच जाता है और क्लेयर गायब हो जाती है और ये चीज बार बार रिपीट होती है। अब सारा उसे दो ऑप्शन देती है कि या तो वो क्लेयर और उसके बच्चे को बचाने के लिए आबिजू को एक बच्चे की लाइफ दे
या फिर वो हमेशा के लिए अपने बच्चे को खो देगा। अब आर्थर हेमिश से कॉल करके मदद मांगता है। अब वहाँ हेमिश आता है और योसेल की उस रिकॉर्डिंग को देखता है और इससे समझ में आता है कि ये सब कुछ उस डीमन ने किया है। और हम देखते हैं कि वहाँ हाइम भी आ गया था, जो बताता है कि योसेल ने अपनी बॉडी और उस पेंडेंट में आबिजू को कैद कर लिया था। और अब जबकि बॉडी और पेंडेंट दोनों खत्म हो चुके हैं, इसीलिए आबिजू आजाद है और अब वो उन लोगों का शिकार करेगी जो उसे फीड कर सकते हैं। और अब इन लोगों को सब कुछ रोकना होगा। दोस्तों, दरअसल आबिजू का टारगेट हमेशा यही होता है कि वो किसी बच्चे को उस सिगिल के अंदर ले आए ताकि वो उस पे फीड कर सके। यहाँ हाइम आर्थर को बताता है आर्थर को पेंडेंट पहन के उस डीमन को अपनी बॉडी में बुलाना होगा, जिससे वो उस डीमन को कैद कर सकते हैं। और इस बाइंडिंग रिचुअल को करते समय आर्थर को उस सिगिल में खड़े होना होगा और उस सिगिल के बाहर योसेल की बॉडी की राख से उन्हें एक प्रोटेक्टिव सर्किल बनाना होगा। लेकिन इसके लिए आर्थर को अपनी जान देनी होगी और उसके आने के बाद आर्थर को अपने आप को मार देना होगा। हम देखते हैं कि तभी वहाँ आबिजू आ जाती है और वो हाइम को वहीं मार डालती है। लेकिन आर्थर और हेमिश वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि वो डीमन हेमिश को भी मार डालती है और अब आर्थर अकेला बचा था जिसे ये रिचुअल पूरा करना था। हम देखते हैं कि आर्थर प्रेयर्स पढ़ता है और अब आबिजू उसके दिमाग से खेलती है क्योंकि आर्थर को क्लेयर वहीं दिखती है जो आर्थर से मदद मांग रही थी। और तभी दरवाजा बंद हो जाता है। ये देख के आर्थर अपने आप को रोक नहीं पाता और उस सर्किल से बाहर चला आता है। और जब वो दूसरे रूम में आता है तो वो देखता है कि क्लेयर ऊपर दीवार में लटकी हुई थी। वो चढ़ के उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है। अब वो लगातार प्रेयर्स पढ़ रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि आबिजू आर्थर की बॉडी में आ जाती है। लेकिन वो चाकू आर्थर से दूर पड़ा हुआ था। आर्थर उस चाकू की तरफ बढ़ता है और तभी हेमिश आता है जो आर्थर को खुद को मारने के लिए कहता है और हेमिश उसकी मदद करता है और आर्थर उस चाकू से खुद पे वार कर लेता है। और यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब आर्थर को ये पता चलता है कि वो हेमिश नहीं बल्कि आबिजू थी, जो कि हेमिश के रूप में आई थी, क्योंकि अब आर्थर सिगिल के बाहर आ चुका था और उसने वो पेंडेंट गिरा दिया था क्लेयर को बचाने के चक्कर में। इसीलिए रिचुअल पूरा नहीं हुआ और आबिजू आर्थर को मारने में कामयाब हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्लेयर की आंखें खुलती हैं और वो टेबल के नीचे बैठी हुई थी। अब वो बाहर आती है और देखती है कि सब कुछ नॉर्मल था और उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। वो वहाँ आर्थर को खड़ा हुआ देखती है और चैन की सांस लेती है। अब आर्थर आता है और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट जब आर्थर डिमोनिक आवाज में क्लेयर से पूछता है कि क्या उनका बच्चा ठीक है। और तभी क्लेयर नीचे देखती है और हमें पता चलता है कि आबिजू उसे सिगिल के अंदर ले आई थी। और अब आर्थर आबिजू में बदल जाता है, जिसके बाद आबिजू क्लेयर और उसके बच्चे पे फीड करती है और उनकी सोल को ले लेती है। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, दरअसल योसेल आबिजू के जाल में फंस गया था क्योंकि आबिजू ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उसकी पत्नी को वापस ला सकती है। लेकिन सारा को एज अ ऑफरिंग देने के बाद योसेल ने फैसला किया कि वो ये सब कुछ रोक देगा और उसने आबिजू को अपनी बॉडी एज अ ऑफरिंग दी और उसको अपने अंदर कैद कर लिया। जिसके बाद उसने अपने आप को मार दिया जब आबिजू ने उसे पजेस किया था। आबिजू ने लोगों के दिमाग से खेलना उसी वक्त से शुरू कर दिया था जब उस पेंडेंट के टूटने के बाद वो एक हद तक आजाद हो गई थी और उस पेंडेंट के जलने के बाद वो पूरी तरह आजाद हो गई। और उसने आर्थर को चॉइस दी कि या तो वो आबिजू को किसी बच्चे की जिंदगी दे या फिर अपने बच्चे को बचाए। आर्थर ने आबिजू को ट्रैप करने की कोशिश तो करी लेकिन वो फेल हो गया और क्लेयर के दिमाग से खेलकर आबिजू ने अपनी विश को पूरा कर लिया और क्लेयर और उसके बच्चे को ले लिया। दोस्तों, अब शायद आबिजू मॉर्टल वर्ल्ड में घूमती रहेगी और बच्चों का शिकार करती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आबिजू नियर ईस्टर्न और यूरोपियन मिथ की एक फोकलोर है और यही औरतों के मिसकैरेज और उनकी इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होती है। कहा जाता है कि उसे दूसरी औरतों से जेलसी थी क्योंकि वो खुद का भी मां नहीं बन सकती थी, इसीलिए वो दूसरे के बच्चों को मार डालती है। और इसीलिए इस मूवी की टैग लाइन है द टेकर ऑफ द चिल्ड्रन। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द ऑफरिंग को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव। दोस्तों, मैंने आबिजू से ही जुड़ी एक और मूवी को एक्सप्लेन किया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं।